बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे, अपने रब पर भरोसा रखो। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की मुसलसल बमबारी आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन होगी, जबकि बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास, नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का जायजा, उस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे, जबकि कल जो पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की श्रीलंका के खिलाफ, उस पर भी जो है वो आज प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, किस तरीके से देखते हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी हैं और मुसलसल इसराइल की जानिब से जो है वो दास्तान है मज़ालिम की, जब हम बात करते हैं और फिर फायरिंग कर रहे हैं और जो हमला किया जा रहा है, बतौर पाकिस्तानी मुसलमान दिल दुखता है सर। देखें उमर साहब, सबसे पहले तो पूरी यकजहती और पूरी जो जिसे कहते हैं कि दिल की अथाह गहराइयों से, दिलो जान से जो है वो हम फ़लस्तीनी अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल। और उनके मौक़िफ़ की भरपूर और मुकम्मल तायीद करते हैं। और उनका मौक़िफ़ जो है वो बहुत वाज़े और दो टोक है, और उसमें कोई इबहाम नहीं है, और उसमें वो बिल्कुल वाज़े भी है और बिल्कुल हक बजानब भी हैं कि वो एक आज़ाद मुल्क जो है वो उनको एक आज़ाद जो रियासत है फ़लस्तीन की, उसके क़याम का मुतालबा है, जो कि उनका राइट है। और आप ये देखें कि ये आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 50 साल से फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम जो हैं वो इन मज़ालम का, इस बर्बरियत का, इस वहशतनाक बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। और न सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि उसके सामने जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी डटे हुए हैं जी। और ये एक मेरे ख्याल में अगर तारीख़ इंसानी में देखा जाए तो इस तरह एक निहत्ती जो कौम है, एक निहत्ती जो अवाम है, उसकी जानिब से इतने मौसर अंदाज में अपनी जो जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक है उसको आगे बढ़ाना, मैं तो उसको सलाम पेश करता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। दूसरी जानिब ये जो इस वक्त जो मज़ालिम हैं, इनको अगर आप इसके माजी में जाएँ, जो गज़ा स्ट्रिप है इस वक्त, जो गज़ा की पट्टी है जिसको मैसूर, तो ये 12-14 साल से इसी तरह के जो है वो एक कई सालों से सर एक जेल नुमा जो है वो एक आपने जो है ना वो एरिया बना दिया और उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है हर तरफ से, समुद्री रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से, फ़ज़ा से, हर तरह से आपने जो है ना उसको घेरा डाला हुआ था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जो मगरबी अक़वाम हैं उनको ये मुज़ालम जो है वो गुज़श्ता 10 साल से जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आलमी बरादरी जो है वो इस मसले को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। इसराइल के साथ तो इज़हार यकजहती के लिए कुछ ममालिक, जो ताकतवर ममालिक खड़े जी। अब आप देखें ना, अच्छा ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि आपका दोगलापन है कि एक जानिब जो है वो आप दो चेहरे, एक जानिब जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम है उसकी आप भरपूर जो है वो एक तो उससे आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल सर, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। जब भी पट्टी बन जाती है सर, शायद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला जो है वो डिस्कस होता है तो आप आएँ बाएँ शाएँ करने लग पड़ते हैं। तो उसके साथ दूसरा जो ज़्यादा उसमें जो है ना वो तकलीफ दे बात है कि अब जब उन्होंने अपने उस जो है वो हक के लिए अब उन्होंने जो है वो दिफा किया, तो अब इसी जो है वो मगरबी बरादरी जो है वो उसको जो है वो फौरी तौर पे याद आ गया कि ये बहुत हो गया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त गज़ा स्ट्रिप है, जो हमास है, उसकी जानिब से जो ये एक्शन है इस वक्त, उसने कम अज़ कम इस जो है वो बिल्कुल बैक बर्नर पे रखे हुए जो है वो मसला फ़लस्तीन को दोबारा उजागर किया है, उसको दोबारा लाइमलाइट में वो लेके आए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और खालिद साहब, किस तरीके से हम जब बात करते हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों की, तो बिल्कुल जाहिद चौधरी साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं कि वो जो ताकतवर ममालिक हैं इसराइल के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब कई दहाइयों से एक दास्तान जुल्म की जो रकम कर रहा है इसराइल,
उस पर जो है वो दिखाई नहीं देती उन्हें। अच्छा देखिए कि जब हमास का हमला हुआ और उसके बाद किस तरह अमेरिका और मगरब जो है अब वो खुलकर जो है वो उनकी पुष्ट पर खड़ा हो गया और पूरी दुनिया से जो ताकतवर ममालिक हैं उन्होंने इसराइल की हमायत की और हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत की। जी। लेकिन उसके साथ हमने देखा कि फौरी तौर पर जो है वो हमास की हमायत में उस तरह रद्द अमल नहीं आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो रोज़ से अब फ़लस्तीनियों की हमायत में भी जो है वो काफ़ी रद्द अमल जो है वो आना शुरू हो चुका है। और अगर आप देखें तो कल रूसी सदर ने जो है वो फ़लस्तीनियों की खुलकर भरपूर हमायत का ऐलान किया है और इसके साथ आज़ाद एक फ़लस्तीनी खुद मुख्तार रियासत की जो है वो भी रूसी सदर की तरफ से उसकी हमायत भी की गई है। और सऊदी अरब की तरफ से भी काबीना का कल खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो अलामिया जारी किया गया है उसमें वाज़े तौर पर ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है। और इसी तरह पाकिस्तान का तो एक बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तान के ना सिर्फ 24 करोड़ आवाम बल्कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है आज भी वही है फ़लस्तीन के हवाले से जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। हमारा फ़लस्तीनियों के बारे में जो मौक़िफ़ है उसमें कभी कोई जो है वो रद्द-बदल नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो पिछले 3-4 रोज़ से जो फ़लस्तीनियों पर जो नस्ल कशी का सिलसिला तवील अरसे से जारी है और अब जो है वहशियाना जो बमबारी है इसराइल की तरफ से शहरी आबादी पर, सिविल आबादी पर जो है वो सिलसिला उमर साहब जारी है। और आज ये जो वहशियाना बमबारी है ये स्कूलों पर की जा रही है, ये अस्पतालों पर की जा रही है, ये मसाजिद पर की जा रही है, ये जो एम्बुलेंसेज हैं उन पर की जा रही है, जो अमदादी कारकुन हैं वहाँ पर जो अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं उन पर की जा रही है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट है, कल ये रिपोर्ट आई है कि 1,87,000 जो फ़लस्तीनी हैं वो बेघर होने पर मजबूर हैं और जो सिविल आबादियाँ हैं उनको निशाना बनाया जाए। और इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वहाँ पर जो मुहासरा है, नाकाबंदी है, उसको मज़ीद पहले से भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है और वहाँ पर जो है जो खुराक है, पानी है, बिजली है, ईंधन है, हर तरह की जो सप्लाई है वो वहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है और मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है कि अब तक सात सहाफ़ी जो हैं वो हफ्ते के रोज़ से लेकर अब तक जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए वहाँ शहीद हो चुके हैं। और मजमूई तौर पर जो फ़लस्तीनी हैं वो 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो अब तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 4,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और वहाँ पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं। और एक पेशरफ्त ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी जो ये मुहासरा और नाकाबंदी की गई है इसराइल की तरफ से, इसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके तहत भी जो है वहाँ पर आमदादी खुराक के हवाले से सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए जो है अब वो कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल। और हम बिल्कुल जिस तरह ज़ायचोई साहब और आपने कहा कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हमारा जो है वो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं और हम मुकम्मल उनसे इज़हार यकजहती भी करते हैं और जो कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला बतौर कौम भी वो हमारी हमदर्दियाँ और सब कुछ उनके साथ है। ज़ायचोई साहब, बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, नज़र सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लिया गया। किस तरीके से देखते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात अभी तक जो हैं वो कहीं हो रहे होते हैं, पाक फौज बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो अभी भी कई एक्शन ऑपरेशन कर रही होती है, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करती है। सर बिलाशुबा इस पर कोई दो राय नहीं है। उमर साहब के मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए और इस पर किसी भी जो है वो किस्म की दहशतगर्दी या इस तरह के जो अनासर हैं, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं,
उनसे निपटने के लिए, उनसे नफरत आजमा होने के लिए और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो लाजवाल हैं। बहुत ही उसमें शानदार जो है वो एक तारीख है उसकी। और इस वक्त ये जिस तरह आपने अभी ये कल की ये बात की कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, तो ये बहुत ही इट वाज लॉन्ग अवेटेड सर। ये हो नहीं रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ की जानिब से ये जो एक इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो मौसर भी हैं और ये मौसर होते दिखाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी में ऐड कर लें कि आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी सर। जी बिल्कुल, और बड़ा उन्होंने दो टोक ना सिर्फ उनकी जानिब से जो है वो ये बात सामने आई, बल्कि इसके ऊपर अब अमल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो शोरश का सामना था, या इस तरह की लॉलेसनेस का सामना था, या इस तरह की जो है वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का सामना था, दहशतगर्दी का सामना था, तो बलूचिस्तान उस हवाले से जो है वो एक बड़ा हमारा एक कम्प्लेक्स चैलेंज है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो स्मगलिंग का आंसर है वो इसको ट्रिगर कर रहा था। तो ये चीज़ें आपस में जो है वो मिली हुई थी कि एक तरफ आप इलीगल जो है वो स्मगलिंग हो रही है, और वो स्मगलिंग जो है वो उससे जो इलीगल मनी आ रही है, वही पैसा जो है वो वहीं पे जो है वो उस सारे क्योस को जो है वो क्रिएट करने में डॉलर का रेट अगर आप देखें तो 330-32 तक चला गया था, अब वो कितना एकदम नीचे आया। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इसका किसी और को क्रेडिट नहीं जाता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो इसका क्रेडिट पूरा फुल आपको देना होगा, क्योंकि उन्हीं की जो है वो काविशों से, उन्हीं की कोशिश से और उनकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें सारे इशू को समझ के, और उसके बाद उसके जो असल जो जहाँ जहाँ रुकावट थी, जहाँ जहाँ मसाइल थे, उसको उन्होंने ना सिर्फ एड्रेस किया, बल्कि उसके एड्रेस करने के बाद आप देखें कि अभी तक उसके आपको असरात दिखाई दे रहे हैं। और वो जो एक यहाँ पे हमारे बना हुआ था कि जी अब पता नहीं क्या बनेगा, डॉलर तो शायद जो है वो 500 पे चला जाएगा, ये लोग बातें करना शुरू हो गए थे कि 400 जी बिल्कुल, ये एक स्पेकुलेशंस थी, गैर यकीनी सी एक स्पेकुलेशंस थी, और इस गैर यकीनी सूरत हाल का जो है वो बराह रास्त नुकसान हमारी मईशत को हो रहा था। तो वो एक बड़ी उसमें स्टेबिलिटी ना सिर्फ आई है, बल्कि उसमें अब कॉन्फिडेंस आया, और अब आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे काफ़ी कॉन्फिडेंट है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, अब वहाँ पे जो स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जो पहली मरतबा, मैं ये ज़रूर कहूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पहली मरतबा इतने मौसर इक़दाम हुए हैं कि वो अब नज़र आना शुरू हो गए। मेरी ये चंद रोज़ कबल जो है वो बात हो रही थी, तो मुझे हमारे जो दोस्त वहाँ पे ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया कि जी बाकायदा इसके ऊपर जो है वो अब अमल दरामद भी हो रहा है, और उसको उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो कर्टेल किया है, और अभी मज़ीद अभी स्टार्ट है। और जिस तरह की पॉलिसी और जिस तरह उसको जो है वो रोकने के लिए ये सारा स्मगलिंग और ये जो इलीगैलिटी थी, उसके लिए जो एक प्लान वज़ा किया गया है वो बहुत ही मौसर होगा। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको ना सिर्फ इन इक़दामात के नतीजे में बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अमन होता हुआ दिखाई देगा, और वहाँ पे जो, क्योंकि बलूचिस्तान के हमारे जो बलोच भाई हैं वो मेजॉरिटी नहीं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनकी, वो बहुत पीस लविंग लोग हैं जी, वो बड़े जो है वो बहुत ही वतन पाकिस्तानी, बहुत कमाल के लोग हैं, मुहब्बे वतन हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि वो बड़े जो है वो प्रोग्रेसिव लोग हैं जी, बिल्कुल ठीक। तो ये जो चंद अनासर जो वहाँ पे जो है वो अमन खराब कर रहे थे, और जो वहाँ पे जो है वो हर चीज़ को तहवाला कर रहे थे, तो बिल्कुल इनको निपटने के लिए जो इक़दाम वहाँ पे किए जा रहे हैं वो बड़े मौसर भी हैं इस वक्त, और ये बहुत अरसे से जो है वो इनका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं उसमें, माजी में वो नहीं हो सका उस तरह, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही आला जो है वो इक़दाम हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज भी बहुत ज़बरदस्त आपको दिखाई देंगे। खालिद करीम साहब कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आप जानते हैं कि सानेहा APS के बाद जब उस वक्त जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से जो है वो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, इंतखाब पसंदी के ख़ात्मे के लिए एक 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी। और देखिए, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत जो थी उस वक्त, उनकी तरफ से जो उनके ज़िम्मे, उनके हवाले से जो एक्शंस लिए जाने थे,
वो एक्शन जो हैं वो मुकम्मल किए गए। लेकिन बदकिस्मती से जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई सतह पर जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो जिम्मेदारियां थी उनको उस तरह अब जो है वो अदा नहीं किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वफाक के अंदर एपेक्स कमेटी का जो है वो बाकायदगी से इजलास हो रहा है, बल्कि अब सूबाई सतह पर भी चारों सूबों में भी जो सूबाई एपेक्स कमेटियां हैं उनके इजलास हुए हैं, और उनमें ख़ास तौर पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी इन सारी कमेटियों के इजलास में शरीक हुए हैं। और अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एक नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इन कमेटियों के इजलास में इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और ये जो कोयटा के अंदर जो बलूचिस्तान में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से ज़्यादा मसाइल का सामना है वो बलूचिस्तान में मसाइल का सामना है। और इसी तरह हमारी मीशत को जो चैलेंजेस हैं इस वक्त स्मगलिंग के हवाले से वो भी जो हैं वो बलूचिस्तान के एरिए से ज़्यादा उनका हमें सामना है। और इस इजलास में जो है इन तमाम इक़दामात के हवाले से, तमाम इशूज़ के हवाले से जो है वहाँ पर गौर हुआ, बातचीत हुई, और जो एक्शंस और इक़दामात उठाए जाने हैं उन पर भी फैसले जो हैं वो किए गए हैं। और देखिए कि वहाँ पर जो रूट था स्मगलिंग का, ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह जो है ऐसे इक़दामात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से उठाए गए कि अब हमारा जो डॉलर है जी, वो जो है 331 रुपये तक ओपन मार्केट में पहुंच चुका था, और अब जो है इतना बड़ा डिक्रीज हुआ है कि 280 रुपये तक जो है ओपन मार्केट 240-50 तक की आ चुका है। और इसी तरह बल्कि ओपन मार्केट में जो डॉलर है उसका रेट जो है वो इंटरबैंक से भी 1 रुपया जो है वो इस वक्त नीचे है। और इससे यकीनन हमारी जो मेशत है, पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन पर जो है वो मस्बत असरात जो है मरतब होंगे, फ़ायदा होगा। और अब इसी तरह आज ही अखबारात अगर आप उठाएं तो कल जो है IMF ने अपनी जो नई जो आउटलुक रिपोर्ट जो है पाकिस्तान के हवाले से जारी की है, उसमें भी अच्छी और उम्मीद की खबरें जो हैं वो IMF की तरफ से दी गई हैं, जिसके तहत जो महंगाई की शरह है वो इस साल के इख्तिताम तक उमर साहब आदादोशुमार के मुताबिक जो है वो 23% तक जो है वो नीचे आने का इम्कान है, IMF ने करार दिया है। और इसी तरह इससे हमारी जो GDP थी जो मनफी में चली गई थी, अब जो है इस साल के इख्तिताम तक 2.5% तक जो है वो बढ़ने का इम्कान है। और IMF की तरफ से ही ये प्रोजेक्शन की गई है कि 2028 तक पाकिस्तान की जो GDP है, जो GDP ग्रोथ है वो जो है वो 5% तक जो है वो बढ़ जाएगी। और अब जो डॉलर और की कदर कम हुई है, रुपये की कदर में बेहतरी आई है, इसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में हो सकता है, और कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सरगर्मियां हैं अब वो भी जो हैं वो तेज हो सकती हैं, और इसका जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको भी फायदा पहुंचेगा। जाहिर चौधरी साहब, कल मैच बड़ा जबरदस्त हुआ पाकिस्तान का। अगर असली तो सही कहें तो पहला मैच, क्योंकि पहला हॉलैंड के साथ था, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी 7-0 था, वो लग रहा था कि 7-1 ना हो जाए। लेकिन फिर आप जब बाबर आजम आउट हुए तो उस वक्त बड़ी वर्स्ट सिचुएशन हो गई फिर। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, रिजवान ने जितनी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की, वो देखने के लायक मैच था सर। वो सबसे पहले तो पाकिस्तानी शाहीनों के लिए हेड्स ऑफ जी। जी सर, बिल्कुल, उन्होंने कल तो बिल्कुल हेड्स ऑफ, कमाल ही कर दिया, और पूरी कौम जो है उसका मोराल जो है वो बूस्ट कर दिया उन्होंने। वो एकदम लेवल पे हमारे लिए तो ये ज्यादा वो इसलिए मैच की इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मैच हो रहा है इंडिया में सही। तो अब आपका जो है वो हरीफ जो है उसके मुल्क में, उसकी सरजमीन पे आपकी क्रिकेट टीम जो है वो खेल रही है, और पाकिस्तानी परचम जो है उन्होंने सरबुलंद किया है, तो बिल्कुल इस पे मुबारकबाद भी बनती है, बहुत शानदार।
और आपने ये जो बात की कि मैच तो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त एक मैच हुआ सर, वो हाईएस्ट वर्ल्ड कप चेज है, हाईएस्ट देखें वर्ल्ड जिस कप। वक्त 200 स्कोर था श्रीलंकन्स का और वो 200 400 क्रॉस पे किया उन्होंने, लग कोई रहा था कि 28वें ओवर में जब वो 200 क्रॉस कर गए ना जी, तो मेरे समेत मेजॉरिटी लोगों का ख्याल था कि मैच हमारे हाथ से आप उस निकल रहा है, वक्त न्यूज रूम में मैच देख रहे होंगे। मैं मैच जहाँ बैठा था वहाँ मैच उसको चल रहा था, ठीक। तो मिड डे में ना, तो एक ऑफिस में, तो वो देखा मैंने, तो मेरा भी यही ख्याल था कि ये जो है ना वो मैच हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि वो लग रहा था कि ये टारगेट जो है ना वो आपका 350 से ऊपर चला गया। तो ऑलमोस्ट 350 हो गया। कल जो तारीख हमने एक और रकम की है क्रिकेट की दुनिया में, वो ये है कि हमने इतना बड़ा चेज, हाईएस्ट वर्ल्ड कप चेज हाईएस्ट चेज है, और वो भी हमने किया है जी। तो हमारा भी ये पहला रिकॉर्ड है। और माशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ गई है जी। तो ये बड़ी सारी कामयाबियां हैं जो कल मिली हैं, और कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कल। और जब ये मैच जो है वो आखिरी 10 ओवर्स में दाखिल हुआ, तो उस वक्त एकदम से फिर हर कोई जो है वो जो भी बिल्कुल सही क्रिकेट लवर्स हैं वो दोबारा सर, जब स्क्रीन अब्दुल्ला की तरफ। शफीक आउट हुए और उसके बाद फिर मैच की सिचुएशन देखे, रिजवान का जिक्र करना बड़ा जरूरी, उसकी उनकी तबीयत खराब। बैकबोन हाँ। कल के मैच की जो है ना, आप तो वो सर हेल्थ आपकी, एक्सपर्ट भी हैं, वो कैसे देखते हैं उस मोहम्मद रिजवान की एफर्ट? सर मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि रिजवान ने कल जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है, और असल मैच जो है वो उसका महवर जो है वो कल रिजवान था। सही। क्योंकि रिजवान की जानिब से बहुत ही शानदार अंदाज में आप ये देखें कि रिजवान ने जब आके इस क्रीज पे जो है वो कदम जमाए हैं, उसके बाद मैच एंड तक रिजवान को आप फाइटर है देखते हैं कि वो खम ठोक के क्रीज के ऊपर मौजूद भी है, और इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो मैच को आगे भी बढ़ा रहा है। अपने साथ वो अब्दुल्ला को उसी तरह जो है वो कैरी मुकम्मल भी करवा सपोर्ट रहा है, किया, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, एक लीड रोल भी दे रहा है, और उसके पूरे मैच को जो है ना वो आगे भी बढ़ा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि आपने कल का जो मैच था उसमें जो रिजवान और अब्दुल्ला की जो बैटिंग है, इन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही शानदार थी। इनका आपस में बहुत ज्यादा एक अच्छा कॉम्बो बना हुआ था, और इन्होंने स्कोर जो है वो रुकने नहीं दिया। तो रन जब नहीं रुकते तो फिर मैच आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। सही। तो अब आप देखेंगे कल जब ये हम 200 जब क्रॉस किया हमने, तो उस वक्त जाके जो है ना वो मैच का पांसा जो है वो एक मरतबा फिर वाज़े तौर पे पलटा है, और फिर नजर आना शुरू हो गया कि हम जो है वो मैच जीत सकते हैं, और माशाल्लाह हमने कल मैच जीत लिया। जी बिल्कुल। मैच, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस तरह कल जो है वो परफॉर्म किया है, इंशाल्लाह ताला हमारा जो रवायती हरीफ है उससे हमारा मैच है बड़ा, बहुत आगे बड़ा भी मैच जो है वो ये टीम के लिए भी बहुत बड़ा जो है वो बूस्टर था ये। देखिए कि पाकिस्तानी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, और अब जो है कल की जीत के बाद जो है पाकिस्तानी टीम से हौसले भी बढ़े हैं, तवक्कुआत भी बढ़ गए, तवक्कुआत भी बढ़ गई, हौसले भी बुलंद। 14 अक्टूबर को जो मैच है वो तो कई महीनों से पहले ही प्लान है। बिल्कुल खालिद साहब सही कह रहे हैं, हौसले भी बुलंद हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला भारत को भारत की सरजमीन पर जरूर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिकस्त देगी। खालिद करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे।
बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं उन पे उससे बचना चाहिए। जदीद तालीम हमारी जहनी, समाजी और माशी तरक्की का राज। जदीद तालीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन क्या ये जदीद तालीम हमारे अंदर रवादारी पैदा कर रही है? प्रोग्राम में हम जामियात के किरदार, मदारिस के किरदार, करिकुलम का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फैकल्टी पर बात करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये सारे सवालात हैं जिन पर यह प्रोग्राम मबनी है। जदीद तालीम और इंतहा पसंदी देखना मत भूलिएगा पीटीवी नेटवर्क। जी वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच उमर, हमेशा आप बुलाते हैं और बड़ा अहम काम है, अहम मौजू है आपके पास पोस्टिंग ही इतनी अहम होती है कि आपको थैंक यू वेरी मच। राजा साहब 5 से 10 हज़ार किलो गोश्त हफ्ते की बुनियाद पर आप जो है फूड अथॉरिटी वो जो मुजरे सेहत है उसको पकड़ रही है, तो हम इतनी मुजरे सेहत चीज़ें खा रहे हैं। अच्छा उमर, इसमें ये है कि ये कुछ सीजनल ऑपरेशंस होते हैं हमारे। अब चूंकि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, बिल्कुल, और उसमें जितनी आपकी केटरिंग, शादी हॉल और वहाँ पे बल्क में मीट सप्लाई होगा। और उससे पहले मैं बदकिस्मती से हमारा ये माशरे के कुछ अगली ट्रुथ्स हैं उनको बयान करना भी ज़रूरी है। मुहर्रम में जब बहुत ज़्यादा न्याज लंगर का सिस्टम रबीउल अव्वल में बहुत ज़्यादा न्याज होती है, उस वक्त भी ये एक सर्ज आती है, एक स्पाइक आती है, एक उसमें बढ़ोतरी आती है। ये लाहौर के जो करीबी अजला हैं वहाँ पे डेड और सिक एनिमल जो बीमार और मरे हुए जानवरों का, अदरवाइज़ तो वहाँ पे इक्का दुक्का मरते हैं, वहाँ पे वही कंज्यूम हो जाता है या डिस्पोज ऑफ हो जाता है। या अब क्या हो रहा है कि लाहौर के एक इलाका है बकर मंडी, वहाँ पे पूरी की बाबू साहबू के करीब जो जी बाबू साहबू के बिल्कुल एग्जैक्टली वो करीब है। लाहौर से ही है ना जी, लाहौर से 1 करोड़ 22 लाख की आबादी है लाहौर में। लाहौर बेसिकली पूरे पंजाब का हब बना हुआ है, पॉपुलेशन के हवाले से भी सबसे बड़ा है और अदरवाइज मीट कंजम्पशन के भी। और यहाँ पे ये सारे अजला से जानवर, मरे हुए बीमार जानवर गोश्त लाया जाता है, उसको बर्फ़ों में रख के उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर ये सप्लाई किया जाता है। हमने इस पर चेक बढ़ा देते हैं जब भी ये सीज़न आता है। अभी हमने रिसेंटली मोटरवे पे भी नाके लगा के पकड़ा है। हमने आईजी मोटरवे को भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसमें ऑपरेशंस करने दें, क्योंकि अदरवाइज़ आप जानते हैं कि मोटरवे पे बड़ी फ्री मूवमेंट होती है। तो अब हमारी तमाम टोल प्लाजाज पे और इन सप्लाई भी यहीं दूसरे शहरों से आती है और ये बड़े शहरों में भी है, मुल्तान में भी ऐसे हो रहा है, फैसलाबाद में भी हो रहा है, वहाँ पे भी हमारे, ये पूरे पंजाब का मैं डाटा दे रहा हूँ कि हम 8 से 10 हज़ार किलोग्राम पर वीक अब पकड़ रहे हैं गोश्त। अब उन्होंने जी, और उसमें ये हो रहा था अभी इससे पहले उन्होंने ये कर रहे थे कि ट्रकों में, लोडर्स में आता था वो, उनको पता। अब वो क्या कर रहे हैं कि पैसेंजर बसेस के ऊपर, वैन्स के ऊपर गोश्त लाद के ले आते हैं, ताकि ज़ाहिर हम पैसेंजर वैन्स को तो चेक नहीं करते। अभी जो आखिरी रेड हुआ हमारा परसों मोटरवे पे हुआ है, वो एक पैसेंजर वैन के ऊपर ये कोई तकरीबन 100 किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त था जो रखा हुआ था और वो लेके आ रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं जाहिद चौधरी साहब, आप, क्योंकि मेरे लिए तो जाहिद चौधरी साहब उस्तादों की तरह बड़ा सीखा है उनसे, जब स्टार्टिंग जर्नलिज्म कैरियर भी, सर कितना जुल्म हो रहा है सर इसमें। देखिए जिस तरह राय साहब बता रहे हैं बिल्कुल यही फिनोमेना है जी, और ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है वो बाज़ लोग अपने
थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े सही से कहा, थोड़े से जो है फायदे के वो लिए सर। मफाद के लिए जो है वो ये कुछ करते हैं और इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक फेल है। दूसरी जानिब इसमें उमर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखें इसके हवाले से जो है ना वो पहले भी ये बहुत दफ़ा बात हुई है कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इसका मैकेनिज्म जो है ना वो ये तो मौजूद है इस वक्त। जब से पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी अथॉरिटी आई अपनी तो उसने एक की अपना और लोगों का नेटवर्क बड़ा उसका ट्रस्ट इस है वक्त सर। मौजूद है और उसने ये काम भी शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि अगर लाहौर में जो है ना वो फूड डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो रेस्ट ऑफ द पंजाब जो है ना वहाँ पे कोई काम नहीं होता ऐसे ही, था। ठीक। तो अब कम से कम ये है कि अथॉरिटी के क़याम के बाद और उसके ऑफिसेज बनने के बाद, क्योंकि अभी भी इसको मजीद मेरे ख्याल में तो इसको तहसील लेवल तक जो है वो इसको टच करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए ताकि आपको जहाँ से जो भी कोई इस तरह की मूवमेंट हो, जिस तरह अभी राय साहब बता रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे पंजाब के ज़िलों से वो मुर्दा जानवर और इस तरह बीमार जो हैं लागर, उनको वो ज़िबा करते हैं और उसके बाद उसको इकट्ठा करके सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसकी एक पूरी सप्लाई चेन बनाई जाती है। लेकिन अगर ये तहसील लेवल तक हम स्ट्रॉन्ग होंगे और ये बड़ा मौसर नेटवर्क मौजूद होगा अथॉरिटी का, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, इसके लिए बहुत सख्त कवानीन आपको बनाने पड़ेंगे। दुनिया में अगर आप एडवांस वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप इस तरह की मिलावट करके जो है वो उसके बाद बच पाएंगे। तो ये हमें फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, ये हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं तो वो भी बनाई जाए, ये बिल्कुल, ताकि ये स्पीडी ट्रायल हो, फौरी तौर और पे ये तो जो है वन डे ट्रायल होना क्योंकि चाहिए ये सर। बहुत बड़ा जुल्म है। ये इंसानी जान से खेलने के मुतरादिफ है। इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहे हैं ये लोग, इंसानों के मरने का बायस बन रहे हैं। ठीक तो है। ये किसी को मारना जो है वो उसमें मर्डर के ऊपर आप देखें क्या चाय लगता है। ठीक ठीक। ये कम नहीं है। और फिर इंसानी सेहत के साथ खेलना। और उमर भाई, मैं एक चोर साहब को एक तो एक्नॉलेज करूंगा, ये आपका, चौधरी साहब का, और ये यूनिवर्सिटी है सर। नहीं, कमाल किया इन्होंने, बहुत इस पे काम किया है। और ये यकीन करें, जब ये अथॉरिटी बनी थी 2012 में, उसके बाद लाहौर तक इसका दायरा इख्तियार महदूद था, लेकिन जितना काम चौर साहब और आप जैसे जर्नलिस्ट ने किया, इसको ये बहुत बहुत कम लोगों ने इस पे काम किया इतना ज़्यादा। मैं यहाँ बताता हूँ, चौर साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो ये बड़ा सही फरमाया इन्होंने फरमाया कि ज़िलों से अब नीचे भी जाना, हम माशाल्लाह वहाँ तक जा चुके हैं, लेकिन हमने अपने विजिलेंस का नेटवर्क एक बहुत मजबूत, एक जिसको बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एक नया विजिलेंस विंग बना हुआ है हमारा, जो वहाँ से इतलाएँ करता है डिफरेंट फार्म्स के ऊपर, उनकी वो टैब रखी हुई उन्होंने। और दूसरी इसके अलावा भी ये बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने कि जितना ज़्यादा ये गोश्त और दीगर एडल्ट्रेटेड फूड हमारी सिस्टम में जा रहा है, इसकी वजह से आपके लिवर फेलियर्स हो रहे हैं, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, आपके स्टमक के मसाइल, ये अस्पताल भरे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक, मैं रात टीवी देख रहा था, वो गुजरांवाला, गुजरात, वो हर जगह पहुंच रहे हैं। मोहसिन साहब सर, जायद साहब तो टीम का हिस्सा है और मैं रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है वो तो बड़े एक्टिव, मुतहरक, वो तो ना खुद बैठते ना बैठने देते। और चौर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कानून में स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन मौजूद है। हमने भी इस दफ़ा कोशिश की, मेहरबानी की लाहौर हाई कोर्ट ने भी, उन्होंने भी हमें इस पर शफकत की कि जितने हमारे पेंडिंग चलान्स थे अदालतों में चल रहे थे, अभी माशाल्लाह काफ़ी स्पीड हुई है, बड़ी है उसकी। हमने तकरीबन, मैं आपको बताता चलूँ, चोट साहब के लिए भी खबर होगी कि हमने 1200 लोगों को कैद करवाई है, क्योंकि अब कोशिश कर रहे हैं हम प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, और यही वे फॉरवर्ड है। यहाँ पे मैं मीट के हवाले से बता दूँ, पूरी दुनिया में ना स्ट्रीट स्लॉटरिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये जो ना हर बंदा अपने बकरे ज़बा कर रहा है और गली में गाय ज़बा कर रहा है। इवन सऊदी अरब में, जहाँ कुर्बानी का हम कहेंगे जो कुर्बानी तो हर जगह होती है, सऊदी अरब में भी स्ट्रीट स्लॉटरिंग के आप गली मोहल्ले में गोश्त ज़बा नहीं कर सकते। ये बाकायदा आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके स्लॉटर हाउसेज हैं, उस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मुर्दार मुर्गियां लाहौर में आ रही, जी प्लीज आप अगर सवाल करना चाहें। नहीं आप कर ले, बस ठीक है, आप खुद जी। इसमें वो एक और नई इकॉनमी बनी हुई है जी। जब ये ट्रांसपोर्ट करके लाहौर में या किसी बड़े शहर में लाई जाती हैं, तो एक लाइफ स्टॉक का अपना एक फार्मूला है कि 10% जो है ना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू मार्केट, वो जो बर्ड्स हैं वो मर जाते हैं जी। सही। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल ये है कि आपके जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ उसको डंप करें, लेकिन वो डंप नहीं किए जाते, उसको ठंडा गोश्त समझ के या करके वो 40 से 50% सस्ता करके वो भी अगेन हमारी सप्लाई चेन और वो मिक्स कर दिया जाता है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आप इस पे बड़ा अहम पॉइंट है जायद साहब, आपसे इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। गज़ल के बारे में कुछ आम तासुर ये है कि ये अपने मौजू लहजे के हिसाब से कुछ औरत के मुंह से जचती है। जो भी एहसास या जज्बा जो अपना इजहार चाहता है वो ये इंतखाब भी वही करता है। अदा जाफरी साहबा जो हैं वो उन्होंने ख़वातीन के लिए शेर कहना आसान बनाया। दो नैन कवल, दो नैन कवल। मैंने ए दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है। हम उसको लिपटने की इजाजत नहीं देते, कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। बड़े बड़े सुखनवर क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने कराची को अपना मस्कन बनाया। और क्या हुआ, गर नहीं बादल ये बरसने वाला, ये भी कुछ कम तो नहीं, धूप में साया हुआ है। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये फैसला किया कि अदब की ये खिदमत, अदब के सिलसिले की ये पासदारी, इसको इसी तरह से जारी रहना चाहिए। दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे लोग, हमको तेरा तपाक मगर याद आ गया। अशिया की वजह से और ख़ुसूसन दूध में हम देखते हैं दूध में बड़ी मिलावट होती है, अस्पताल भरे हुए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को गोली मारना होता है ना सर, ये उतने ही ख़तरनाक है। भाई देखें, वो तो फिर आपको पता होता ना कि क्या हुआ है। ये तो आपको पता ही नहीं है ना। आप जो फूड इनटेक है आपका, आपको उसके ओरिजिन का नहीं पता, आपको उसकी क्वालिटी का नहीं पता, और वो पता चल भी नहीं सकता। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा खाना खाते हुए कि ये जो कढ़ाई मैं बड़े शौक से खा रहा हूँ गोश्त की, ये इसमें जो है ना वो जो गोश्त है वो कहाँ से आया, सही, और उसका वो कितना मेरे लिए जो है ना वो तो जब वो बॉडी के ऊपर उसके मुज़र असरात जो कि बहुत स्लोली आते हैं, एक या दो दिन बहुत स्लो पॉइजनिंग हम कर रहे हैं ना, ये खुराक की शक्ल में, जो कि हम अपनी जो डाइट है उसको इसलिए जो है ना वो करते हैं कि जी हमारी जो है वो सेहत बेहतर होगी, हम जो है वो बड़े तंदुरुस्त और तवाना होंगे, उल्टा उसका नुकसान हो रहा होता है। और ये जो आपका कैंसर है, ये आपके जो मुजरे से गोश्त है उसके खाने से भी हो रहा है। फिर दूसरा बड़ा जो आपका देखिए, हमारे दो सोर्स हैं सबसे ज़्यादा जो फूड के, एक दूध है और एक आपका जो है वो गोश्त है। और दूध का आप हाल देख लें कि लाहौर की जितनी इस वक्त कंजम्पशन है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पता नहीं कहाँ से पूरा हो रहा है। वो तो राय साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि उसके क्या कहाँ से हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दूध और ये खाने पीने की अशिया, दूध पर खुसूसन बात कर लेते हैं क्योंकि वो आपका, मेरा, चोई साहब और ये जितने भी देखने वाले सबके घरों में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा उमर, कुछ बुनियादी फैक्ट्स हैं दूध के हवाले से। दूध के हवाले से अगर हम, क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो अगर हम 50% भी देहाती एरिया को रखें तो ये देहातों का इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़े अर्बन सेंटर्स का है। ठीक, तो अगर हम ये समझें तो 50% आबादी पंजाब की जो है वो इस दूध माफिया के रेमो करम पे है। अच्छा, उसमें अगर हम उसको मजीद आगे स्प्लिट करें तो 3 सोर्सेज बनते हैं, जैसे चोर साहब ठीक फरमा रहे थे। एक पैकेज्ड मिल्क है जो किसी न किसी तरह से ट्रेसेबल है कि वो कहाँ से बनाता है, कौन बनाता है, उसके अंदर क्या है, उसके लिए फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, सारा कुछ है, प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। दूसरा है जो गवाला आपके घर पे घंटी बजा के दे के जाता है जी, ये तकरीबन 30 से 35% लोग वहाँ से दूध ले रहे हैं। बाकी है डेयरी शॉप्स। लाहौर, अगर मैं सिर्फ बात करूँ, लाहौर के अंदर कोई तकरीबन 6,500 पौने 7 हज़ार डेयरी एंड मिल्क शॉप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ। अभी हमने रिसेंटली एक काम किया जी, हमने ये किया कि हमने लाहौर में चेक किया कि कौन 1,000 लीटर से ज़्यादा दूध बेचता है इन 6,500 दुकानों में से। पता चला कि 97 शॉप्स ऐसी हैं जो 1,000 से लेके 8,000 10,000 लीटर तक दूध बेचते हैं। हमने उनसे पूछा जाके कि जी आप दूध लाते कहाँ से हैं। हमने उनसे बाकायदा मोबाइल नंबर लिया कि आपको कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, पाकपत, इवन भावल नगर से भी दूध आता है आपका। जब उनका नंबर ले लिया, चूँकि जैसे चोर साहब ने कहा कि हर ज़िले में हम लोग मौजूद हैं, हमारी टीमों ने जाके वहाँ रब्ता किया उस बंदे से कि भाई तुम रोज़ 800 लीटर 500 लीटर लाहौर भिजवा रहे हो, तुम्हारा कहाँ है फार्म, कहाँ सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। वहाँ गाय भैंस नहीं थी,
उसने कहा जी मैं तो कलेक्ट करता हूँ देहातों से। हमने कहा ठीक है तुम कलेक्ट करते हो, कहाँ है वो चिलर या आपका स्टोरेज पॉइंट, वो कहाँ पे कलेक्ट करके कहाँ रखते हो? कोई नहीं। हमने उनके खिलाफ FIR दी। मैं एक अलार्मिंग बात करने लगा हूँ, तकरीबन 1,80,000 नॉन ट्रेसेबल मिल्क लाहौर में आ रहा था, 1,80,000। कल मैंने लीटर, और आपको पता है लाहौर में तकरीबन 2 मिलियन लीटर दूध डेली आता है। 2 मिलियन 20 लाख। 20। अच्छा, अब ये उमर, ये 20 लाख को अब हमने ग्रेजुअली चेक करना शुरू किया। एक बड़ा अच्छा काम लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर यार, ये बेसिकली चोर साहब बिल्कुल ठीक है, डिमांड और सप्लाई का रोल है। बिल्कुल ठीक। जो दरमियान में जो गैप बनता है ना, उसको फिर माफिया जो है ना वो फिल इन करता है। डिमांड है लेट्स से 20 लाख की, आपकी गाय भैंस से प्रोड्यूस करी है अगर लेट्स से 10 लाख, तो 10 लाख कहीं से तो पूरा होगा। वो या तो आपका दूध में पानी मिलेगा, तो या नया मैन्युफैक्चर होगा दूध। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बात हुई थी, हम ये चाहते हैं कि हर घर अपने खुद टेस्ट कर सके मिल्क को। बिल्कुल। उसके लिए हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम अगले महीने अब टेस्ट रन हो रहे हैं। उसके काम तो यूनिवर्सिटीज़ का था, ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि उनको चाहिए था चेक इस तरह की चीज़ों पे जाना कि हर बंदा घर में अपना मिल्क जो भी गवाला दे के जाता है या दुकान से लेके आता है, तो उसको डिप करके हाउस होल्ड खातून जो हैं हमारी माएँ बहनें चेक कर सके कि दूध असली है या जाली है। चूंकि चोर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो दूध है ना, आपको तो नहीं पता, आपके सामने तो वो मलाई भी देगा, और हर घर में, आपके मेरे सबके घरों में जी। इस्तेमाल हो रहा है। आप पहले जो सूते आते ना कि जो बॉईल करे तो मलाई आनी चाहिए, फलाना आनी चाहिए, वो मलाई भी बना देते हैं आप। तो वो जो 22 केमिकल यूज होते हैं उसके अंदर मलाई भी बन जाती है। यूरिया उसके अंदर है, उसके अंदर डिटर्जेंट डालते हैं, उसके अंदर वो फॉर्मलिन डालते हैं, बेशुमार केमिकल्स डालते हैं जी। अच्छा, उसमें ना उमर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेस्ट कर लिए। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कीमत कम से कम हो, ताकि ओवर द शेल्फ कोई भी बंदा कब जाके, तक मिल जाएगा और अंदाजन कितनी कीमत? इसकी कीमत हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आप अगर उसमें लेट से पूरे हफ्ते का टेस्ट लेना करना चाहते हैं, 7 टेस्ट करना चाहें, तो वो 500 रुपये से कम हो। तो लेकिन उससे भी कम, मैंने तो इनको कहा है कि वो इतना होना चाहिए। वो कोई आप मशीन क्या देंगे? कोई नहीं, वो स्ट्रिप होगी, एक गत्ते की स्ट्रिप होगी जिसके ऊपर केमिकल लगे होंगे। ठीक है। आप उसमें डालेंगे, अगर वो रंग चेंज करता है अपना स्ट्रिप, तो अगर वो वाइट से ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, उसका रंग है डिफरेंट केमिकल्स चेक करने के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने वो कर लिया जी, ब्रेक थ्रू हो गया। मैंने उनको कहा, अपनी टीम को 7 PhDs हमारे पास लड़के लड़कियां हैं, मैंने उनको कहा कि अगर ये हमारा, अब हम यूएस को भेजेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे, ताकि इस पर, क्योंकि हम पब्लिकली इसको लाने से पहले हम पूरा अपना तसल्ली करेंगे कि मैं आपको सिविल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करूंगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया में ये काम नहीं हुआ। ठीक। और ये खास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए। तो हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में भी है, बेशुमार जगहों पे। तो हम उनको भी भिजवा रहे हैं कि आप भी ज़रा टेस्ट करके हमें बताएं इस पर। इसी तरह टेस्टिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड अथॉरिटी जो है वो हर जगह फ्री करने को तैयार है, हम कर भी रहे हैं। आप में से कोई बंदा, हमारे पास दोस्त आते हैं, हम उनको क्लियर करके देते हैं, चेक करके देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हर घर में पहुँचे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये माफिया जो है कंट्रोल में आएगा। दूसरी बात प्राइस की, इसकी प्राइस की है जी, इसकी प्राइस कैपिंग हटानी पड़ेगी। जो बेचारे लोग दूध पैदा कर रहे हैं उनको वो दूध की कीमत नहीं मिल रही। नंबर 3, हमने एक सर्वे किया, अभी हमने उसको रजिस्टर्ड भी किया है, लाहौर के इर्द जो बड़े लाइफ स्टॉक फार्म्स हैं जहाँ पे दूध बड़े पैमाने पे आता है, उन्होंने भी हमसे शिकायत की। वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लोग बेचारे, एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं लोग इसमें, वो कहते हैं कि हमसे जो बड़ी कंपनी है वो बहुत कम पैसे दे के लेके जाती हैं। अब हम उनके लिए एक और काम करने जा रहे हैं हम उनके कंसोर्शियम्स बना रहे हैं, वो पैकेज्ड करके अपना प्रोडक्ट, अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना लेबल से बेचें वो जी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्राइस है, लूज मिल्क के ऊपर तो प्राइस लगाई हुई है ज़िला इंतज़ामिया ने, लेकिन पैकेज मिल्क के ऊपर कोई प्राइस की कंट्रोल नहीं है। तो हम भी उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा दूध बेचना चाहते हैं तो आप पैकेज करके बेचें। जी बिल्कुल ठीक है। तो सब क्या सजेशन देंगे? आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, PFA को DG साहब बैठे हुए हैं, बड़े कोऑपरेटिव भी हैं, सुनते भी हैं। इसमें जितना काम ऑलरेडी जो है वो राजा साहब जिस तरह बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काम हो भी रहा है। मेरा तो इसमें जो हम्बल सबमिशन होगी कि जो गवाला है, जो इस वक्त देखें आप एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक सिस्टम को, सही, हम आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आनी है। ये एकदम से जो है वो हमें सबको जो है वो बॉटल मिल्क नहीं मिलना, हमारा कल्चर नहीं है और अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे। तो तमाम गवालों को रजिस्टर्ड करें और इसके साथ साथ जो है वो एक और इसमें जो है वो राजा साहब ये करवा सकते हैं कि जिस तरह ये बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब ने कि लाहौर के गिरदोनवा में भी ऐसे बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं
जो जेन्युइनली बहुत जो है वो क्वालिटी मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो आगे, क्योंकि ये एक पेरिशेबल आइटम है ना, दूध वो रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, कि आलू की तरह वो 2 महीने बाद आप बेच लेंगे। तो उनका जो है वो कोई इस तरह का भी लाइजान होना चाहिए कि वो उनको आप उनका कोई जॉइंट वेंचर करवाएं कि लाहौर में शॉप्स ऐसी हों कि वहाँ पे वो डायरेक्टली उनका वो जो है वो उनकी वो जो है वो सेल हो सके, या उसका कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो, तो वो उससे एक इनकरेजमेंट आएगी और लोग इस बिजनेस में आएंगे, और फिर आप एक जिसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि कौन बेहतर अंदाज में जो है ना वो काम कर रहे हैं। मुख्तसरन सर क्या कहेंगे? जो देखिए, एक तो बड़ा ठीक चौर साहब ने बात की, देखिए एक ये कल्चर है बदकिस्मती से पूरी दुनिया में मिल्क एडल्ट्रेशन को सुना ना समझा, कोई जानता भी नहीं है कि दूध में भी कोई मिलावट हो सकती है। और जैसे चौर साहब ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत सख्ती से निपटती है अगर कहीं फूड एडल्ट्रेशन हो। हम 5 साल का प्लान, क्योंकि इसके साथ लोगों की इकॉनमी जुड़ी हुई है, कल्चर है, हम 5 साल के प्लान पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 5 सालों के अंदर उन लोगों का बिहेवियरल चेंज भी आए, इकॉनमी में भी चेंज आए, और इन लोगों की हैंड होल्डिंग करके हम इनको आगे ले जा सकें ताकि पंजाब को कम से कम एडल्ट्रेशन फ्री किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया राजा जहांगीर साहब सर, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, फ़लस्तीन इसराइल जंग जो है उस पर भी जो है वो बातचीत की गई, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो आखिरी जो एक अहम सेगमेंट फूड अथॉरिटी के हवाले से जो है उस पर जो है बात की गई, क्योंकि सेहत है तो ही ज़िंदगी का असल लुत्फ़ आता है। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि हम जो है वो मेयारी अशिया की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।